हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। और इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए संग्राम में, जहां मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पहुंचे हुए हैं, परवेज़ सलीम साहब, जिनसे बातें हुई हैं। उन्होंने हालिया जो इस वक्त की स्थिति है मदरसा की, बिहार बोर्ड की, मदरसा बोर्ड की, उसका सारा जायज़ा दिया है। बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने एक बात बताई कि अब मुस्लिम के साथ साथ हिंदू बच्चे भी पढ़ने मदरसा में आ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। भाई भतीजा बात पे भी हमने सवाल करा, तो उनके सवालात और जवाब आपको पहले में सीबीएसई पैटर्न पे हम लोगों ने दीनियात, इस्लामियात, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी सब सिलेबस में सबकी पढ़ाई हो रही है, सबका एग्ज़ाम हो रहा है और हम सब लोग प्रयास में हैं, मेरी पूरी बोर्ड की टीम, कंप्लीट बोर्ड की टीम, के आने वाले दिनों में और भी इसको अपलिफ्ट करेंगे हम। और मदरसा बोर्ड में कहीं थोड़ी मोड़ी कुछ अगर इरेगुलरिटीज़ पाई गई है उसको हम लोग दूर करेंगे। समय पे एग्ज़ाम हो, समय पे रिज़ल्ट हो, बच्चे हमारे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी जो है वो सीबीएसई बोर्ड के तरफ से जो होता है, चाहे बीपीएससी में, उसमें वो लोग क्वालिफाई करें और उन लोगों को जॉब मिले। सबसे बड़ी बात ये है पत्रकार महोदय कि आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि पिछले सेशन में और इस सेशन में भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम बच्चे भी मदरसे में आते हैं और वो वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी की पढ़ाई पढ़ते हैं, जिससे कि उन्हें जॉब आसानी से मिल सके। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मदरसा के लिए है कि जहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं वहाँ नॉन मुस्लिम भी बच्चे उर्दू भी पढ़ते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग लगे हुए हैं। अभी तो हम जोनल ऑफिस में पूर्णिया जा रहे हैं अपने रिव्यू में, वहाँ से लौटने के बाद अपने काम में लगेंगे। मदरसा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जी समझे कि नहीं, जी वो तो एकदम धरातल पर ध्वस्त दिखता है। कहीं भी मदरसा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, शौचालय की ढंग से व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ हम जनरल एजुकेशन में इतना फोकस कर रहे हैं, तो फिर मदरसा के बच्चों के लिए हम ये सारी चीज़ें क्यों नहीं करते? देखिए, बिहार सरकार के संकल्प 1090, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1090 के द्वारा जो मदरसे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें तकरीबन 300 वर्ग स्क्वायर फीट का एक रूम होना चाहिए मदरसे के लिए, उतने स्क्वायर फीट का कम से कम 6 रूम होना चाहिए, हॉल होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, एक बॉयज़ एक गर्ल्स का। वो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने मदरसा के जो सदर और सेक्रेटरी हैं, मैनेजिंग कमेटी, उन लोगों से हम लोगों ने तलब किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए। और उस क्रम में भी हम लोग बहुत आगे तक निकले हैं। बहुत सारे लोगों का जो है वो वेतन रोका गया है, बहुत सारे मदरसा को डिसएफिलिएट किया गया है कि आप लोग अपने आधारभूत संरचना को ठीक कीजिए। तो जिस दिन से मुझे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मेरे कंधे पे जो एक जिम्मेदारी दी है, उसे मैं सम टाइम, जैसे होता नहीं है कि 24/7, तो मैं संडे को भी काम करता हूँ, सैटरडे को भी काम करता हूँ और काम करूँगा। मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी सारे लैप्सेस हैं, जो भी लैचेस हैं, उन सब को हम अपने ड्यूरिंग ट्रेनर जो है उसको ठीक करें, उसको अपलिफ्ट करें। मदरसे में बच्चे टाइमली आवें, टीचर्स टाइमली आवें, मैनेजिंग कमेटी के लोग ठीक ढंग से चलाएं। उन लोगों का जो वेतन है वो डीओ के थ्रू, अगर कोई मदरसा में डिस्प्यूट है, और नहीं तो डायरेक्ट उन लोगों का साइन करा करके और उन लोगों को वेतन मिले। बल्कि मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार के दौरे इक़्तिदार में जो मदरसा 1500, 2000, 2500 की सैलरी मिलती थी, अगर आप किसी भी डीओ से पूछेंगे, हम लोग आई थिंक मधुबनी में है ना, ये मधुबनी ज़िला है ना, मधुबनी ज़िला के डीओ से पूछिएगा तो कम से कम 28, 24, 25 हज़ार, 30 हज़ार और कहीं कहीं पे तो 69,000 रुपया भी हेड मुदर्रिस की सैलरी है।
मैं सिर्फ इसीलिए काम कर रहा हूँ कि जिसको जितना वेतन मिल रहा है उसके काबिलियत के हिसाब से वो उसी कैटेगरी की पढ़ाई अपने बच्चों को करे। उसके लिए मैं औचक निरीक्षण भी सैटरडे, संडे और वीकडेज में भी करता हूँ मदरसों में जा कर के, कि वो मदरसा जो है वो ठीक ढंग से चले। मेरी एक पूरी प्रयास रहेगी कि अभी तो आते के साथ मैंने हेल्पलाइन निकाल दिया। अभी सारे मदरसे को उसकी अपनी वेबसाइट, उसका जिस मदरसे के पास वेबसाइट नहीं है, जिसके पास वाईफाई नहीं है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसको डिसएफिलिएट करेंगे या उसको सस्पेंड करेंगे। और हम लोगों ने SPQEM के द्वारा बहुत सारे मदरसा को जो अनुदानित है उसको हम लोगों ने कंप्यूटर भी दिया। आने वाले दिनों में और उनको जो भी टेक्नोलॉजी होगी उससे हम लोग लैस करेंगे। सर, ये मदरसा में जो चुनाव होती है उसमें भाई भतीजावाद कब खत्म होगा सर? मैं जिस दिन से ज्वाइन किया हूँ मैंने खुले लफ्ज़ों में कह दिया कि कागज़ पर मदरसा हम नहीं चलने देंगे। अब मैं कई बार छपरा, सिवान, गोपालगंज भी गया है जहाँ पे कुछ काम होता था इस तरह का, और चूँकि मैं छपरा से आता हूँ सारण कमिश्नरी से, तो मैंने अपने सारण कमिश्नरी को पहले वार्न कर दिया है कि कागज़ पे मदरसा नहीं चले। और इसी ग्राउंड पे मैंने कई मदरसों का एफिलिएशन और उनका वेतन रोका है मैंने। और ये हमारा कार्यक्रम पूरे बिहार में चलेगा टाइम टू टाइम। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो आपका सवाल है वो आप संतुष्ट होंगे कि मैं काम कर रहा हूँ। इस पर चल रहा है सर, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी ये चीज़। कोशिश में लगे हैं। जितना भी हमारा मदरसा है जो अनुदानित है सर, जिसको बिहार सरकार ऐड देती है, उस पर मेरी नज़र प्रायोरिटी बेसिस पे रहेगी कि सिंस बिहार गवर्नमेंट इज़ पेइंग टू देम, वो लोग ठीक टाइम पे रहें, ठीक टाइम पे सारा कागज़ रखें और सारे बच्चे का अटेंडेंस हो। और हम लोग वीकली उसमें और भी अपग्रेड करेंगे सर, कैसे उन लोगों को चेक एंड बैलेंस किया जाए। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है सर, आपने अभी कहा है कि मदरसा के शिक्षकों को किसी को 25,000 सैलरी, किसी को 27,000 सैलरी और किसी को 69,000 सैलरी। क्या सैलरी में जो जनरल एजुकेशन के टीचरों को मिलता है, क्या हम उस तर्ज पर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उस तरह का क्यों नहीं करते? मेरी बात सुनिए, जो लोग सीनियर टीचर हैं, आप इस तरह की बात अगर कर रहे हैं तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हेडमास्टर की सैलरी कभी कभी DM से भी ज़्यादा ड्रॉ करता है। उसकी सीनियरिटी पे होता है। मैं कुछ लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल हमारी सैलरी पिछले 10 सालों 15 साल के पहले जो सैलरी थी उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उन लोगों के काबिलियत को देखते हुए, उन लोगों के सर्टिफिकेट को देखते हुए एक ब्रॉडरी किया, 7 पे स्केल लगा। हम लोग चाहेंगे कि मदरसा जो है वो बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के पैनल में खड़ा हो, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, अंत में आपने कहा कि मदरसे में नॉन मुस्लिम लड़के भी आ रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, उनका रुझान और बढ़े जी, इसके लिए कोई स्कॉलरशिप या और कोई भी योजना है क्या? स्कॉलरशिप के बारे में तो हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन उनको बुक्स वगैरह या उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट और नेसेसिटीज़ है उस पर हम लोग आने वाले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार से बात करके उनका डाटा ले करके, और डाटा के बाद हम लोग उनको इंकरेज करने के लिए जो हम लोगों की भरपूर कोशिश होगी हम लोग उसको करेंगे। तो चलिए, क्या नाम हो गया सर आपको? मोहम्मद अंजर साहब, आप बेहतर जानते हैं बिहार की इस वक्त की स्थिति क्या है और मदरसा की स्थिति क्या है। आप लोग अभी मदरसा को किस तरह से देखते हैं? मदरसा की स्थिति जो है वो पहले और अभी में फ़र्क हो गया है पिछले 1-2 महीने के अंदर। उसके पीछे वजह ये है कि मदरसा का काम होता है समाज के अंदर रोशनी बिखेरने, अंधेरा को दूर करने का, बुराई को ख़त्म करने का। लेकिन मदरसा की जो स्थापना हुई सबसे पहले, हम लोग भी मदरसा के ही पढ़े हुए हैं बच्चे जी, इसलिए बहुत सारी भाषा आती है मुझे। और मदरसा के अंदर तहजीब जो सीखता है ना, उसके अंदर कुछ कमी थी, गिरावट थी मदरसा बोर्ड के अंदर। तो जनाब सलीम परवेज़ साहब का आप अभी संग्राम में आप आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनका यहाँ पर लगातार जो है वो संबंध बना हुआ, इसलिए कि वो उनके बहन का भी घर
घर है ये जी। और वो यहाँ बचपन में भी रहे हैं, तो वो आते ही रहते हैं और एक ज़माने के साथ चलने वाले लोग हैं, तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि मदरसा के अंदर परिवर्तन होगा। और नीतीश कुमार ने जो मदरसा के अंदर परिवर्तन का सिलसिला बनाया है, जैसे कि मदरसा के अंदर साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी और बिनियाद फैकल्टी आई है, तो ये एक नया क्या कहते हैं कि चेंजिंग आया है। और रही बात, एक बात और मैं सुन रहा था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हिंदू कम्युनिटी के बच्चे भी जो है मदरसा में आ रहे हैं जी। तो ये मेरा देखा हुआ है सोहेल साहब जी। अररिया संग्राम ब्रांच सहारा के मैनेजर साहब मेहता जी हैं, उनके 2 बच्चे जो है वो मौलवी तक पढ़े हैं, ये मुझे मालूम। अच्छा। और उनको मैंने देखा है उर्दू पर्शियन पढ़ते हुए, जी। तो मुझे खुशी है। उन्होंने मुझे कई बार कहा कि आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, मैंने कहा कि माफ़ कीजिए मेरे पास वक्त नहीं है, जी, क्योंकि जी। पढ़ाने वाला सिलसिला मेरा अभी ख़त्म है। तो मदरसा बोर्ड को जिस चीज़ की ज़रूरत है ज़माने के लिहाज चलने की, उसमें हम उम्मीद करते हैं सलीम परवेज़ साहब खरे उतरेंगे। ये जो चीज़ें ऐड की गई हैं, पहले सिर्फ दुनियात की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब जो इसमें जो नई नई चीज़ें, साइंस, ये बड़ी अच्छी बात है कि इससे, इस एजुकेशन से भी बच्चे जो है, इस सिस्टम से भी जो है वो ग्रोथ करेंगे, मेडिकल निकालेंगे और बहुत कुछ करेंगे। तो ये क्या लग रहा है, ये क्रांति लाएगी? ये क्रांति लाएगा, क्योंकि देखिए ये मुल्क है सबसे पहले, और मुल्क में वास करने वाले सभी लोग जो है वो इंसान जो है वो भारतीय हैं। तो सरकार जो योजना लाती है, चाहे वो जो भी सरकार हो, ये नहीं कहना है कि कौन आई है और किसके वोट से आई है और कितना मार्जिन लेके आई या कितना % लेके आई, नहीं, ये राजनीति की बात नहीं। जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो देश की गवर्नमेंट होती है और देश में मौजूद जितने भी जनता होते हैं उसके लिए योजनाएं बनती हैं। तो हमारा समाज, मुस्लिम समाज इन क्षेत्रों से दूर था, वही लोग जाते थे आगे जो पैसे से मजबूत थे, तो वो जाते थे बाहर जाकर अपने बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन गांव में रहने वाले लोगों को ये तालीम नहीं होती थी, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती। जैसे हम ही लोग गए दरभंगा, तो बस अकेले हम ही थे उस पूरे संग्राम बस। जी जी। आज अगर ये काम शुरू हो गया है तो अभी हम आपको करीब 1 दर्जन से ऊपर लोगों ने डिग्री ले लिया। फर्स्ट बैच जो शुरू हुआ साइंस वाला, उसमें बच्चों ने साइंस से डिग्री हासिल किया है। अब उसके लिए नीट में बैठना आसान हो जाएगा और जिस क्वालिटी में वो जाएंगे वहाँ जा करके डिग्री हासिल कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो ये जो कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी पे जो एक ये धब्बा था कि शिक्षा के स्तर इसका बिल्कुल नीचा है और अभी भी दिखता है, तो ये चीज़ होने से कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि जो लोग इस बात को जान रहे हैं, अभी भी जब तक जानकारी नहीं है लोगों में कि इस तरह की पढ़ाई भी हो रही है, तो कोई एक ऐसा भी जागरूकता प्रोग्राम बनाया जाए ताकि अवेयरनेस की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बच्चे अब इसमें जा कर के भी एजुकेटेड हो और इसका फ़ायदा लें। देखिए, इस्लाम धर्म का जो किताब है कुरान, उसका पहला लफ्ज़ है इकरा, जिसके माने आते पढ़ने के। अब लोगों ने कहना शुरू किया, या ऐसा है भी कि हिंदुस्तान में मुसलमान के अंदर शिक्षा कम है। तो हिंदुस्तान चूँकि पहले हिंदुस्तान था, 1947 के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, फिर भारत रह गया, तो जो लोग यहाँ रहे वो कमज़ोर हो गए, जो एजुकेशन वाले थे वो दूसरे मुल्क बन गया तो वहाँ चले गए। अगर सभी एक जगह होते तो एजुकेशन के मामले में भी मुस्लिम रहते आगे, लेकिन नहीं होने के पीछे की एक ही वजह यही है कि देश बंट गया। तो बड़े बड़े लोग इधर से उधर चले गए तो एजुकेशन का स्तर डाउन हो गया। लेकिन सरकारें उस दिन से जो भी बनी वो सभी के लिए बनी और सभी के लिए काम करती रही। हम उम्मीद करते हैं कि सलीम परवेज़ के आने से मदरसा बोर्ड अच्छा हो जाए और अच्छा होने से समाज का भला हो जाए। इसमें हर कौम के बच्चे, जब एजुकेशन होगा तो सभी जाएंगे पढ़ने के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उर्दू भी ज़रूरत है, हिंदी भी ज़रूरत है, इंग्लिश भी ज़रूरत है, अरबी भी ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर आप वैराइटीज़ की बात करें तो मदरसा अब हर चीज़ को पीछे छोड़ रही है, क्योंकि इसमें आप जो है उर्दू पर्शियन के साथ साथ अब साइंस भी पढ़ सकते हैं, आर्ट भी, कॉमर्स भी, हर चीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि लगातार। तो इस वक्त में हम आए हुए थे, आपने देखा चेयरमैन से हमारी बातें हुई, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की बातें कही, और साथ में अंजर साहब जो कि काफ़ी अच्छे विश्लेषक हैं, कई बार इनसे हमने आपको रूबरू कराया हुआ है क्रिकेट में भी, तो हर लाइन के फनकार हैं, जानकारी रखते हैं, तो इनसे भी बात करके अच्छा लगा। आप लोग को हालिया स्थिति क्या है इस वक्त की
की, मुसलमान की पढ़ाई की, मदरसे की। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको जानकारी मिलेगी और परवेज साहब के आने से एक बड़ी नज़र है लोगों की, बिहार के मुसलमानों की, कि मदरसा बोर्ड में लगातार हो रही धांधलियों को दूर करेंगे और ये जो सिर्फ पेपर पे कुछ मदरसाएँ चल रही थी अब वो नहीं चल के पूरी तरह से धरातल पे भी चलेगी, जिससे कहीं ना कहीं अब मुस्लिम बच्चों को भी पढ़ने में उम्मीद जगी है। और उम्मीद करते हैं कि लगातार इस तरह की अवेयरनेस से हमारा बिहार का भी एजुकेशन सिस्टम मदरसे का आगे बढ़ेगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन सनी के साथ इस वक्त में झंझारपुर से। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।